नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। त्योहारों के दौरान यात्रियों को सफर के दौरान सीट और सुरक्षा को लेकर कोई समस्या ना हो, इसको लेकर रेलवे सजग है। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों को बढ़ाने के साथ साथ अब रेगुलर ट्रेनों में भी कोच और सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। तो इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है। त्योहार में ट्रेन में सफर करने वालों की टेंशन खत्म। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली और छठ के दौरान यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इस साल रेलवे त्योहारों के सीजन में 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों को चला रहा है, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन की टिकटें फुल हो गई हैं और यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में अतिरिक्त टिकटों के लिए रेलवे एक और प्लान लेकर आया है। अब रेलवे ने ट्रेनों में सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर का मौका मिल सके। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों में मौजूदा कोचों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इससे ट्रेनों में बर्थ की संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सकेंगे। रेलवे की इस पहल से जिन ट्रेनों में रिग्रेट दिख रहा है, यानी कि टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है, उन ट्रेनों में एक बार फिर टिकटों की बुकिंग शुरू हो सकेगी। इसके अलावा रेलवे इस बार स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को लेकर भी सतर्क है और उसने यात्रियों के लिए स्टेशनों और प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। आने वाले फेस्टिवल सीजन पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस बार भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस बार भारतीय रेलवे देश भर में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनमें अतिरिक्त डिब्बे लगाने का भी फैसला भारतीय रेलवे ने कर लिया है, ताकि टिकट बुकिंग में किसी तरह की कोई असुविधा लोगों को ना झेलनी पड़े। इसी के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। कई बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर बड़े बड़े वेटिंग एरियाज भी बना दिए गए हैं, ताकि जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएं और आपके पास जब कंफर्म टिकट हो तभी आप प्लेटफॉर्म की तरफ प्रस्थान कर सकें। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की कोई भीड़ ना हो और यात्रियों को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो त्योहार का सीजन आ रहा है और रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। न सिर्फ 12,000 स्पेशल ट्रेनें बल्कि अतिरिक्त डब्बों के साथ इस बार रेलवे ने कमर कस ली है। केरल में एक बार फिर से देश के लिए रोल मॉडल बनने के लिए वो तैयार है। इस बार केरल ने अत्यंत गरीबी खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है केरल में भूखे पेट नहीं सोएगा कोई भी। देखिए, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां कोई अत्यंत गरीब नहीं रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हर दिन 158 रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति अत्यंत गरीब की श्रेणी में आता है। केरल ने इस मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा नाम दिया। इसके लिए केरल सरकार ने खास प्लान तैयार किया और उसके जरिए हजारों लोगों को मदद मुहैया कराकर उन्हें अत्यंत गरीब की श्रेणी से बाहर निकाला। केरल सरकार की इस पहल ने गरीबों की तकदीर बदल दी। केरल सरकार इस उपलब्धि की घोषणा नवंबर महीने में करने जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद माधव। नवंबर 1 को केरला गवर्नमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट के बारे में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं और वो है एराडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। वो भी केरला पे साउथ एशिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ये होगा। यूनाइटेड नेशंस ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को इफ समवन अर्न्स 158 रुपीस के नीचे एक दिन के लिए ऐसा क्लासिफाई करती है, पर यहाँ केरला पे ह्यूमन डिग्निटी इंडेक्स, इसमें फूड, क्लोथिंग और फाइनेंसिंग ऐसा बहुत ज्यादा क्लॉसेस हैं। उसके अंदर 73,000 माइक्रो प्लान्स बनाकर जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक प्लान उन्हें बनाया है और इस सक्सेस को केरला गवर्नमेंट नवंबर 1 को अनाउंस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सनातन की आस्था का प्रतीक अयोध्या का रामलला मंदिर न केवल भव्यता के साथ अपने निर्माण के अंतिम चरण में है, बल्कि इस मंदिर को सदियों तक मजबूत रखने का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मंदिर की संरचना में मजबूती के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है राम मंदिर में टाइटेनियम द्वार मिलेगी सुरक्षा अपार। जी हाँ, देखिए, भव्य राम मंदिर के दरवाजों को टाइटेनियम से बनाया जा रहा है। इससे मंदिर के दरवाजे सालों तक सुरक्षित रहेंगे।
इस मजबूत गेट को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है। श्री राम सनातन को मानने वालों की आस्था का केंद्र बिंदु है। श्री राम की मर्यादा और उनका चरित्र मानवता और सभ्यता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, साथ ही आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था के विलक्षण संगम का प्रतीक भी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसमें मजबूती के लिए टाइटेनियम जैसी धातु का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला के पावन धाम में एक बार फिर भव्य उत्सव होने वाला है। श्री राम मंदिर परिसर में अब धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। झंडारोहण होगा, इसमें राम के सेवक के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे और अयोध्या और काशी के सभी विद्वानगण इसमें शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और दिन अद्भुत वो क्षण आने वाला है और 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम होगा। खबर है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा फहराई जाएगी उसका रंग, रूप और डिजाइन वाल्मीकि रामायण में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। श्री चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अनुरोध किया गया है कि वह उस पर निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। ध्वज का रंग कैसा हो, ध्वज पर चिन्ह क्या हो, ध्वज से संदेश क्या हो, ये सभी चीजें श्री चंपत राय जी को उन पर निर्णय लेना है। मंदिरों, तीर्थस्थलों और साधुओं के अखाड़ों में स्थापित किए जाने वाली धर्म ध्वजा उनकी पहचान के साथ साथ सम्मान, शक्ति और आस्था का प्रतीक होती है। ये धर्म ईश्वर और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर साधु संत बड़े उत्साहित हैं। रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का काम भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये खास म्यूजियम जल्द ही लोगों के सामने होगा। रामकथा संग्रहालय के निर्माण का सिविल काम पूरा हो चुका है। अब गैलरियों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। इस संग्रहालय में 20 गैलरियां होंगी, जिसमें हर एक गैलरी के भव्य नाम भी होंगे। सभी नाम राम से जुड़े होंगे। इनमें से 5 पूरी तरह डिजिटल गैलरियां होंगी, जिसमें से 4 गैलरियां भगवान श्री राम और 1 गैलरी हनुमान जी को समर्पित होगी। राम मंदिर के दर्शन से सौभाग्य मिलेगा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अयोध्या में राम भक्तों का रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया भर में मौजूद राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसानों के लिए लंगर या फिर भंडारे के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पक्षियों के लिए लंगर चला रहा है। वो भी हफ्ते या महीने में नहीं, बल्कि हर रोज, हर सुबह साल के सभी 365 दिन पक्षियों के लिए लंगर चलता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है परिंदों की सेवा के लिए अनोखी पहल, चल रहा लंगर। जी हाँ, इस अनोखे भोज के लिए आगर मालवा में हर सुबह हजारों की संख्या में परिंदे पहुंचते हैं और अपने दाना पानी के साथ वहां से विदा लेते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ नीले अंबर के तले हजारों पक्षियों का कोलाहल एक साथ सुनाई पड़ता है।
यहाँ के माधवगंज इलाके में शासकीय कॉम्प्लेक्स की इमारत के आसपास की छतों पर, मुंडेरों पर, मोबाइल टावर पर बैठे हजारों परिंदों की आंखें अपने उस मददगार का इंतजार कर रही हैं, जो उनके लिए हर दिन भोजन लेकर आता है। सुबह के 6 बजते ही शासकीय कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों पर इंसानी कदमों की आहट मिलते ही इन परिंदों की आंखों में चमक आ जाती है। पक्षियों का कोलाहल सुरीली चहचहाहट में तब्दील हो जाता है। जल्द ही छत पर पहुंचे लोग अपने झोलों से छतों पर दाने बिखेर देते हैं और एक अनकहा निमंत्रण इन परिंदों को मिल जाता है। इसके बाद शुरू होता है इन परिंदों का भोज। आसपास एकत्रित हुए सभी पक्षी इस छत पर पहुंचते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन नहीं, बल्कि साल के सभी 365 दिन होता है और इस अनोखी प्रथा को करीब 2 दशकों से निभाता आया है यहाँ का जैन परिवार। अमित जैन और उनके साथी यहाँ हर दिन सुबह में हजारों पक्षियों के लिए खाना लेकर पहुँचते हैं और हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग पक्षी अपने दाना पानी के लिए यहाँ पर जुटते हैं। ये इसमें ज्वार डालते हैं, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं। लगभग जनरली तो हम ज्वार ही डालते हैं क्योंकि पक्षियों को सबसे ज्यादा ज्वार पसंद है। ये अभी तो लगभग 120 किलो प्रतिदिन डलती है और ये 12 ही महीने डलती है। क्या खर्चा? इसका खर्च लगभग आ जाता है 4.5 लाख रुपए का। हजारों पक्षियों को खाना खिलाना केवल मेहनत का ही काम नहीं है, बल्कि इस काम में काफी धन भी खर्च होता है। लेकिन इस नेक काम के लिए अमित और उसके साथी मिलजुल कर फंड का इंतजाम करते हैं। पक्षियों को भोजन पानी देने की प्रेरणा अमित को उसके दादाजी और उसके पिताजी से मिली है। ये तो काफी समय से चलता है। मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद पापा करते हैं, अब हम करते हैं। अब पहले तो दादाजी 4 महीने डालते थे, काफी लोगों के सहयोग से अब 12 ही महीने डलती है। हमारा इंतजार करते हैं कि हाँ कोई आएगा हमको खिलाएगा, इसलिए प्रतिदिन जनरली होता यही है कि बहुत सारी जगह 1-2 महीने डालते हैं और बंद हो जाता है। हमारे यहाँ 12 ही महीने डलता है, इसलिए पक्षी आते ही आते हैं। कौन-कौन? यहाँ पे मोर आते हैं, कबूतर आते हैं, तोते आते हैं। शुरू में यहाँ खाने के लिए आने वाले पक्षियों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे इलाकों में इनके आशियानों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, वैसे वैसे इनके लिए भोजन का संकट शुरू हो गया। अब स्थिति ये है कि यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में कबूतर और तोते आकर इस लंगर में दाना पानी ग्रहण करते हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में निराश्रित मनुष्यों के लिए जगह जगह बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं। इन लंगरों को संचालित करने के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आते हैं, तो प्रशासनिक सेवाएं भी इनका सहयोग करती है। मगर जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ उन बेजुबान पक्षियों के लिए लंगर लगाया जाता है जिनके लिए शासन की कोई योजना नहीं है। एक परिवार द्वारा विगत 20 वर्षों से यहाँ पक्षियों को दाना पानी खिलाया जाता है और अब जो युवा हैं वो आगे बढ़ चढ़कर इन पक्षियों के लिए प्रतिदिन यहाँ दाना डालते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर उनके लिए दाना पानी की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। मकसद केवल एक है कि यहाँ पर आने वाला कोई परिंदा भूखा न रह जाए। प्रमोदा कारपेंटर, आगरमालवा, MP, गुड न्यूज टुडे। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हर साल श्री विट्ठल बीरदेव की भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां से यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है कोल्हापुर में विट्ठल बीरदेव यात्रा में भक्तों का उत्साह। देखिए, कोल्हापुर जिले के पट्टन कोडोली में श्री विट्ठल बीरदेव की शोभा यात्रा भक्ति भाव के साथ निकाली गई। इस यात्रा में लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु पहुंचे। सालों से चले आ रहे इस परंपरागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रद्धालु ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि कर्नाटक, आंध्र और गोवा से भी यहां पहुंचते हैं। हर साल भगवान विट्ठल देव के जन्मोत्सव के मौके पर यहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस आयोजन में लोग हल्दी के रंग में रंग जाते हैं। विट्ठल देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस खास रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोल्हापुर के पट्टन कोडोली गांव पहुंचते हैं। 4 दिन तक चलने वाली इस यात्रा का शुभारंभ रविवार को परंपरागत तरीके से हुआ। ये शोभा यात्रा शहर के भानस मंदिर और कल्लेश्वर मंदिर मार्ग से होते हुए मुख्य मंदिर के सामने पहुंची, जिसमें श्रद्धालुओं के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।
और उत्तराखंड का औली बर्फ का स्वर्ग कहलाता है और हर साल सर्दियों में बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। सैलानियों को औली तक पहुंचाने के लिए जोशीमठ से औली तक की रोपवे सेवा मौजूद थी, लेकिन पिछले 2.5 सालों से ये सेवा बंद कर दी गई थी। लेकिन अब इस रोपवे को फिर से शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। बर्फ के स्वर्ग औली को फिर से मिलेगा रोपवे का गिफ्ट। जी हाँ, 2023 में जोशीमठ भू धसाव के बाद पर्यटक स्थल औली को जोड़ने वाली रोपवे को सुरक्षा वजहों से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब करीब 2.5 साल के बाद इस रोपवे को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने रोपवे के पिलर्स की जांच की थी, जिसके बाद इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। जांच में रोपवे के बेस और प्लेटफॉर्म भी सही पाए गए हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद बंधी है कि इस बार सर्दियों में इस रोपवे को फिर से शुरू किया जा सकता है। इस रोपवे के शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक औली आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल नयन सिल्होड़ी। जोशीमठ भू धसाव को 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो वहीं जोशीमठ में मशहूर पर्यटन स्थल औली जाने के लिए सबसे लंबी जो रोपवे है उसे बंद हुए भी 2.5 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जब जोशीमठ भू धसाव हुआ तो सबसे पहले 5 जनवरी को रोपवे क्लोज किया गया, क्योंकि उस समय पे यहाँ पे भू धसाव की घटना हो रही थी और उसी दिन से यहाँ पे किसी भी पर्यटकों का आना बंद हो गया। रोपवे को बंद कर दिया गया। टेक्निकल टीम और तमाम सर्वे के बाद जब उस समय की जो स्थिति थी उसे देखते हुए बंद किया गया, लेकिन आज तक ये नहीं खुल पाया है, क्योंकि भले ही रोपवे पे जो यहाँ की टेक्निकल टीम है, जो यहाँ पे ग्राउंड पे जो काम करती है, जो रोपवे को चलाती है, उनका कहना है टावरों पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब जो टेक्निकल टीमें आनी है वो एक सर्वे करेंगे और उसके बाद उम्मीद है इस बार जो सर्दियों का समय होगा, जो विंटर का समय होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं, जो आने वाले टूरिस्ट हैं, वो जोशीमठ से औली एक बार फिर से रोपवे से सफ़र कर सकेंगे। और त्योहारों के मौसम के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अयोध्या में जहां भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हो रही है, वहीं स्वदेशी दियों को तेजी से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है, रोशनी के महापर्व दीपावली की तैयारियों में लगे पंख। जी हाँ, आपको बता दें, पूरे देश में दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अयोध्या के दीपोत्सव में इस साल नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। रोशनी के त्यौहार में इस बार स्वदेशी की बयार बह रही है। स्वदेशी दियों की डिमांड बढ़ गई है। हाथ के बने सजावटी सामान भी दिवाली में घरों की शोभा बढ़ाने को तैयार है। फिर रोशन होगी प्रभु श्री राम की नगरी। दीपों से जगमगा उठेंगे सरयू के घाट। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का फिर बनेगा नया कीर्तिमान। पूरे देश में रोशनी के त्योहार की तैयारी जोरों पर है और अयोध्या नगरी तो लाखों दियों की रोशनी से सजे अद्भुत सौंदर्य के लिए तैयार हो रही है। अयोध्या के सरयू के घाट इस बार 28 लाख दियों से रोशन होंगे। साल 2017 से शुरू हुआ अयोध्या में दीपोत्सव का ये सिलसिला इस साल एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन भगवान राम की नगरी में रोशन सिर्फ सरयू घाट ही नहीं होंगे। इस बार पूरी अयोध्या नगरी को ही स्वदेशी दियों से जगमगाने की तैयारी है। अयोध्या में माता लक्ष्मी के लिए कमल के आकार के दिए और भगवान गणेश के लिए उनके पसंदीदा मोदक के आकार के दीपक तैयार किए जा रहे हैं। खास बात ये है कि ये स्वदेशी दिए वोकल फॉर लोकल की मिसाल बन गए हैं। गणेश जी को और लक्ष्मी जी को पसंद है। जैसे लक्ष्मी जी का फेमस है हमारा कमल का, क्योंकि ये है कमल के शेप में, और बाकी गणेश जी को हमारे पसंद है मोदक। ये मोदक के शेप में हम लोग दिए वगैरह बनाते हैं। जैसे ये जो मोमबत्तियां हैं, ये असल में आज जैसे मंदिर है हमारे अयोध्या में काफी प्रतिष्ठित,
तो इनमें जो साधु संत हैं वो इनको अपना रहे हैं। मतलब आज के डेट में जो जैसे योगी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो उसी के आधार पर हम इसको सोच करके हम लोग इसको चालू किए हैं। स्वदेशी दियों की बयार प्रयागराज में भी बह रही है। कुम्हारों के चाक सुबह से शाम तक दिए तराशने में व्यस्त हैं। वक्त बदला तो चाक में भी तकनीक की दखल हो गई और पारंपरिक चाक की जगह बिजली से चलने वाले चाक ने ले ली। लेकिन इन कुम्हारों में दिवाली को रोशन करने की खुशी आज भी पहले जैसी ही बरकरार है। हर दीपावली पर लोगों के घर को रोशन करने वाले कुम्हार बस्ती में आज एक उम्मीद की किरण फिर से जागी है। ये उम्मीद है कि इनके परिवार की दीपावली अच्छी होगी, लिहाजा इन्होंने दीपावली से पहले दिए बनाने का काम मिट्टी से शुरू कर दिया है। हर दिन मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इनके दिए अच्छी बिक्री करेंगे और लोगों के घर की रोशनियां भी बढ़ेंगी और इन्हीं दिए से बिकने की वजह से इनकी घर की भी दीपावली अच्छी होगी। इन दियों के पीछे एक कुम्हार के पूरे परिवार की मेहनत होती है और ये मेहनत उस वक्त सफल हो जाती है जब ये दिए घर घर में रोशनी बिखेरते हैं। दिवाली में स्वदेशी का दायरा सिर्फ दियों तक ही सीमित नहीं है। गुजरात के सूरत में दिवाली के लिए महिलाओं ने हाथ से सजावटी सामान बनाए। इनमें तोरण, बंधनवार और कपड़ों से बनी सजावटी सामानों की खासी डिमांड है। इन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने में इन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का जो ड्रीम है स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, उसके अंतर्गत हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री मुकेश भाई पटेल ने जो इनिशिएटिव लेवल पे ये पहल की है कि हमारे ओलपाड तालुका की सभी वो सखी मंदिर की महिलाएं जो स्थानिक उत्पादन करती है उनको सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनका उत्पादन वो जो हैंडमेड चीजें बनाती है उनका उत्पादन हर घर पहुंचे और सखी मंदिर के थ्रू ही पहुंचे, उसके लिए ये पहल चालू की है। दीपावली का त्योहार हर साल लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। इस बार स्वदेशी की रोशनी से सजी दिवाली और भी खास होने वाली है क्योंकि ये त्योहार इस बार खुशियां बांटने के साथ साथ स्वदेशी की परंपरा को भी नई रफ्तार दे रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ अयोध्या और सूरत से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।